दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ साइकोलॉजी नोट्स। बात करते हैं अधिगम के वक्रों की। साथियों इसको सीखना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए आप नोट्स को सामने ही रखें, तभी आप समझ पाएंगे इसको। आइए शुरू करते हैं। अब हम जानते हैं पहले अधिगम की परिभाषा को। साथियों, अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाले समय के मध्य परस्पर बंधन हो तो इस अधिगम को रेखांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है इसे अधिगम वक्र रेखा कहते हैं। फिर से सुनते हैं। अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाले समय के मध्य परस्पर बंधन हो तो इस अधिगम को रेखांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है इसे अधिगम वक्र रेखा कहते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली दो बातें हैं, एक तो अधिगम की मात्रा, दूसरा अधिगम में लगने वाले समय। यदि इन दोनों में आपस में संबंध हो और इन संबंध को दर्शाने पर जो हमें वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, हम अधिगम वक्र कहते हैं। ठीक है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम वक्र बनाते हैं इसमें मात्रा हमेशा ऊपर दर्शाती है और समय नीचे। ठीक है। एक गेट से व अन्य की परिभाषा है साथियों। ये पिछली बार की 2018 एग्जाम की टीईटी में परिभाषा पूछी गई थी कि यह डेफिनेशन किसकी है, तो वो जानते हैं क्या है। गेट से व अन्य क्या कहते हैं? सीखने की वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। क्या है? सीखने की वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। साथियों, जो अधिगम वक्र होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो सरल रेखीय अधिगम वक्र, दूसरा उन्नतोदर वक्र, तीसरा नतोदर वक्र और चौथा मिश्रित वक्र। ठीक है। अब हम क्रम से जानते हैं। पहला है आपका सरल रेखीय अधिगम वक्र। इसके 2 अन्य नाम और हैं, निष्पादन वक्र और समान उपलब्धि वक्र। क्या हो गया नाम इसके? सरल रेखीय अधिगम वक्र, और दूसरा नाम है इसका निष्पादन वक्र, और नाम है एक और समान उपलब्धि वक्र। ठीक है। इसमें क्या होता है साथियों, इसमें क्या होता है कि जितना हम समय लेते हैं उतने ही अधिगम मात्रा होती है, समान होती है। चलो मान लेते हैं हम, यदि हम यूनिट ए लेते हैं कि 1 मिनट में हम एक पेज का अध्ययन करते हैं। 1 मिनट में, 1 मिनट क्या होगा आपका समय और 1 पेज क्या होगा आपका अधिगम की मात्रा। तो इसमें इस प्रकार होगा कि 1 मिनट में हम क्या करेंगे, एक पेज का ही अधिगम करेंगे, 1 पेज के बराबर ही अधिगम करेंगे। तो इसमें क्या है, जितना समय लगता है उतनी हम क्या है अधिगम की मात्रा सीख पाते हैं। इसलिए क्या है, सरल रेखीय अधिगम वक्र। ठीक है। इसमें जितनी मात्रा, जितना समय और अधिगम की मात्रा है बराबर होती है, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है। दूसरा वक्र होता है जो होता है उन्नतोदर वक्र, और इसका दूसरा नाम क्या है, बढ़ता हुआ वक्र, और अन्य नाम क्या है इसका, धनात्मक वक्र और सकारात्मक वक्र। फिर से जान लेते हैं नाम को, उन्नतोदर वक्र, बढ़ता हुआ वक्र, धनात्मक वक्र और सकारात्मक वक्र। साथियों, इस वक्र में क्या होता है कि जो अधिगम की मात्रा होती है वह अधिक होती है और इसमें समय कम लगता है। अधिगम की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है और समय कम लगता है। मान लो 1 मिनट में हम क्या करते हैं, 1.5 पेज का अधिगम करते हैं। 1 मिनट में हम 1.5 पेज का अधिगम करते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, समय कम लग रहा है और अधिगम की मात्रा है वो अधिक हो रही है। ठीक है। जो तीसरा वक्र है उसका नाम है नतोदर वक्र। इसको हम घटता हुआ वक्र भी कहते हैं, ऋणात्मक वक्र से भी जानते हैं, और नकारात्मक वक्र। क्या क्या नाम है? नतोदर वक्र, घटता हुआ वक्र, ऋणात्मक वक्र और नकारात्मक वक्र। मित्रों, इसमें क्या होता है कि मात्रा, इसमें हम अधिगम की जो मात्रा होती है वो कम होती है और समय अधिक लगता है। यानी इसमें हम क्या करते हैं कि 1 मिनट में हम आधा पेज ही पढ़ पाते हैं। 1 मिनट में हम आधा पेज ही पढ़ पाते हैं, या आधे पेज का ही अधिगम कर पाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम समय अधिक लगा देते हैं और अधिगम की मात्रा कम कर पाते हैं। ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, घटता हुआ वक्र या ऋणात्मक वक्र। समय अधिक, मात्रा कम। अंतिम वक्र है, चौथा वक्र है मिश्रित वक्र, और यह सर्पिलाकार होता है। इसको ऐसा एस टाइप कर्वी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें साथियों इस वक्र में 2 श्रेणियां बनती हैं। कौन कौन सी? साथियों, इसमें क्या होता है कि प्रारंभ में हम समय ज़्यादा लगाते हैं और अधिगम की मात्रा कम हो पाती है। प्रारंभ में क्या होता है कि समय ज़्यादा और अधिगम की मात्रा कम हो पाती है,
और बाद में क्या होता है इसी में कि समय कम लगता है और अधिगम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसमें दो श्रेणियाँ कौन कौन सी हो गई? एक तो पहली ये हो गई है कि आपका समय ज़्यादा लग रहा है और अधिगम की मात्रा कम हो रही है। बाद में क्या होता है कि समय कम लगता है और अधिगम की मात्रा ज़्यादा होती है। इसको हम एस टाइप कर्व भी कहते हैं। तो हमने चार चार वक्र को पढ़ा अधिगम की, कौन कौन से? पहला है आपका सरल रेखीय अधिगम वक्र, दूसरा है उन्नतोदर वक्र, तीसरा है नतोदर वक्र, चौथा है मिश्रित वक्र। इसके हम नामों को जान लेते हैं फिर से। सरल रेखीय अधिगम वक्र को हम निष्पादन वक्र भी कहते हैं, समान उपलब्धि वक्र भी कहते हैं। दूसरा वक्र है आपका उन्नतोदर वक्र, इसके नाम है बढ़ता हुआ वक्र, धनात्मक वक्र, सकारात्मक वक्र। उन्नतोदर का अर्थ ये होता है साथियों कि वृद्धि दर वृद्धि, ठीक है। और नतोदर नतोदर वक्र के क्या नाम है? अन्य घटता हुआ वक्र, ऋणात्मक वक्र और नकारात्मक वक्र। और मिश्रित वक्र सर्पिलाकार होता है, एस टाइप कर्व होता है, ठीक है। इसमें दो श्रेणियाँ होती हैं। प्रारंभ में हम ज़्यादा समय लगाते हैं, अधिगम की मात्रा कम होती है, और अंत बाद में क्या होता है कि समय कम लगता है और अधिगम की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हम आते हैं अधिगम के पठार पर। साथियों, अधिगम की पठार में क्या होता है कि जब सीखने की गति रुक जाती है, ना तो उन्नति होती है ना अवनति, यानी ना तो हम कुछ नया सीखते हैं ना हानि होती है। तो इसको क्या कहते हैं? हम अधिगम का पठार। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हम कोई नई बात सीखते हैं तो हम लगातार उन्नति नहीं करते, हमारी उन्नति कभी कम और कभी अधिक होती है। कुछ समय बाद ऐसा अवसर भी आता है जब हमारी उन्नति बिल्कुल रुक जाती है। इस सपाट स्थल को सीखने में पठार कहते हैं। फिर से सुनते हैं। जब हम कोई नई बात सीखते हैं तो हम लगातार उन्नति नहीं करते, यानी लगातार ऐसा नहीं कि लगातार सीखते जा रहे हों, हमारी उन्नति कभी कम और कभी अधिक होती है। कुछ समय बाद ऐसा अवसर भी आता है कि हम सीखना बिल्कुल क्या है बंद कर देते हैं, हमारी उन्नति बिल्कुल रुक जाती है। इस सपाट स्थल को हम सीखने में पठार कहते हैं। अधिगम का पठार या सीखने का पठार, ठीक है। पठार के क्या कारण हैं? पठार क्यों आता है? तो पहला है आपका प्रेरणा का अभाव, जिसमें क्या होता है ना कि अगर प्रेरकों के अभाव में भी सीखने में पठार आ जाता है। जैसे यदि हमारे पास कोई प्रेरणा नहीं है, कोई ऐसा प्रेरित करने के लिए कोई ऐसा विषय वस्तु नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है, तो हम क्या होगा, हमारी सीखने की मात्रा है वो रुक जाएगी या कम हो जाएगी। दूसरा है रुचि में कमी होना। यदि बालक के किसी कार्य को करने में रुचि नहीं है तो भी अधिगम का पठार आ जाएगा। शारीरिक सीमा, बच्चों में उत्साह तो तथा सॉरी यदि बच्चे का स्वास्थ्य सही है और यदि वह मानसिक रूप से भी तैयार है तो क्या होगा कि तो अधिगम कर पाएगा। यदि बच्चे शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है तो क्या होगा, वहाँ पर अधिगम का पठार आ जाएगा। सीखने की अनुचित विधियाँ, सीखने की अनुचित आदतें भी पठार पैदा करती हैं, जैसे कलम को कसकर पकड़ना, उंगली पर गिनती करना, ठीक है। कार्य की गहनता, प्रारंभ में कोई क्रिया सरल होती है, बाद में क्रिया कठिन होती जाती है, इससे सीखने में गतिरोध उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट है पुरानी आदतों व नई सीखी आदतों में संघर्ष। किसी प्रकार के कौशलात्मक कार्य को सीखने में पुरानी आदतें नवीन आदतों में बाधा डालती हैं। जैसे टाइप करने में अक्षर अभ्यास के बाद शब्द अभ्यास में पुरानी आदत अक्षर अभ्यास बाधा पैदा करते हैं। प्राप्त ज्ञान को स्थायी बनाना, अगला पॉइंट है प्राप्त ज्ञान को स्थायी बनाना। पठार प्रकृति द्वारा प्रदत्त वह साधन है जिसके द्वारा प्राप्त ज्ञान को स्थायी बनाया जाता है, व पठारा जाता है। और अन्य कारण हैं इसके सीखने के पठार के थकान, निराशा, उदासीनता, जिज्ञासा का कम होना है। कोई व्यक्ति अस्वस्थ है तो वो भी कारण है। वातावरण यदि आपका ठीक नहीं है तब भी, पारिवारिक कठिनाइयाँ, ये सब क्या है आपके पठार के कारण। पठार को दूर हम कैसे कर सकते हैं? ये सीखने वाले को प्रेरणा देना, नवीन शिक्षा प्रणालियों का प्रयोग करते रहना, कार्य के बीच बीच में हम विश्राम देना, सीखने की उचित विधियों का प्रयोग, और बच्चों के व्यक्तिगत भेदों पर ध्यान देकर उनकी क्षमता के अनुसार सीखने की सुविधा प्रदान करना। तो इन इन बिंदुओं से क्या कर सकते हैं, हम अधिगम के पठार को दूर कर सकते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। पेज नंबर 27 पे आइए। पहला पॉइंट है इसमें अभिप्रेरणा। साथियों, जो व्यक्ति अंदर से अभिप्रेरित होगा या जो मोटिवेटेड व्यक्ति होगा तो वह क्या करेगा, अधिगम ज़्यादा करेगा। यदि जिस व्यक्ति को प्रेरणा नहीं है, जो व्यक्ति मोटिवेटेड नहीं है, वो क्या होगा, उसका अधिगम कम होगा या रुका हुआ होगा।
विषय वस्तु, अगला पॉइंट है विषय वस्तु। यदि कोई विषय वस्तु ऐसी है जिसका हम सामान्यीकरण कर सकते हैं, जैसे कोई हिंदी का टॉपिक है यदि, और कहीं हमने पढ़ा हुआ है, तो हिंदी के कुछ टॉपिक क्या होते हैं ना कि संस्कृत के टॉपिक में भी मदद करते हैं। तो यहाँ क्या है, जहाँ जैसे हम विषय वस्तु का सामान्यीकरण कर लेंगे दोनों टॉपिकों में, तो वहाँ पे क्या है ना, अधिगम ज़्यादा कर पाएंगे। ये क्या है, प्रभावित करता है। वातावरण, यदि हम हमारे आसपास वातावरण ऐसा है जो हमारी आंखों के लिए अच्छा है, प्रदूषण ज़्यादा नहीं है और अनुकूल है, पढ़ने के लिए शांत वातावरण है, हरियाली है, कमरे का प्रकाश भी अच्छा है, उचित दिख रहा है हमको, तो क्या होगा, वहाँ पर अधिगम ज़्यादा होगा। परिवार का वातावरण भी अच्छा है, लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं और सभी भाई बहन हमारे सहयोग करते हैं, तो क्या होगा, वहाँ पर अधिगम अच्छा होगा। और ये क्या करेगा, अधिगम को प्रभावित। अगला पॉइंट है नवीन ज्ञान, नवीन ज्ञान। साथियों, जो पूर्व ज्ञान होता है वो भी हमारे क्या करता है, नवीन ज्ञान में मदद करता है। यदि आपने कोई विषय वस्तु को पहले अध्ययन किया हुआ है या पहले से आप जानते हो थोड़ा बहुत, तो क्या करता है, नवीन ज्ञान सीखने में मदद करता है। तो यह भी हमारे अधिगम को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है विधियाँ, है ना। यदि हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, यदि हम अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे खुद करके सीखो, खेल विधि, है ना, तो अनुकरण विधि, तो जैसे जैसे हम अच्छी अच्छी विधियों का प्रयोग करेंगे ना, वैसे वैसे हमारा अधिगम भी क्या होगा, प्रभावित होगा। अगला पॉइंट क्या है, अधिगम को मानसिक विकास प्रभावित करता है। जैसे किसी भी कार्य को सीखने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य भी अत्यंत आवश्यक होता है। यदि बालक मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वह किसी भी कार्य या बात को जल्दी से सीख लेता है, नहीं तो वह कार्य को सीखने में ज़्यादा समय लगाता है, वह उसे ज़्यादा समय तक याद नहीं रख पाता। तो क्या होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, तभी हमारा अधिगम अच्छा होगा, वरना कम होगा। अगला पॉइंट है परिपक्वता। बच्चे को परिपक्व होना चाहिए। जैसे आप मान लो, यदि किसी 12 साल के बच्चे को आप यूपीपीसीएस का सिलेबस दे दो और किताबें ला के दे दो कि बेटा तुम्हें ये पढ़ना है, तो लाजमी है कि वो नहीं पढ़ पाएगा ना, क्योंकि परिपक्व नहीं ना, उसकी जो एक क्या कहते हैं, जो उसकी उम्र है वो उसके योग्य नहीं, परिपक्व नहीं है। ये परिपक्वता कब आएगी, यूपीपीसीएस के लायक 22-23 साल में, है ना। तो उस व्यक्ति को उस उम्र के हिसाब से ही हम क्या करते हैं, अधिगम दे सकते हैं, है ना। तो और अगला बिंदु क्या है, शिक्षक का व्यवहार। सीखने की क्रिया में शिक्षक का व्यवहार भी महत्वपूर्ण होता है। यह किसी भी कार्य के सीखने को क्या करता है, प्रभावित करता है। और जब शिक्षक किसी विद्यार्थी को सहयोग, समानता और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार आदि गुणों द्वारा अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करके उसे कार्य सिखाता है, तो वह विद्यार्थी भी उस कार्य में रुचि लेकर उसे आसानी से सीख जाते हैं। तो यह हमारे क्या थे, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। साथियों, इसको अन्य कारक भी हो सकते हैं, जैसे आपका कक्षा का अनुशासन हो गया, विद्यालय की स्थिति हो गई, पारिवारिक वातावरण हो गया, समय सारणी का निर्माण हो गया, बालक केंद्रित शिक्षा है कि नहीं वो भी हो गया, आप अभ्यास को अभ्यास कितनी बार कर रहे हैं ये भी आपको प्रभावित करेगा, बालक की बुद्धि स्तर कैसा है ये भी प्रभावित करेगा, रुचि है कि नहीं, सीखने में तत्परता कितनी है, अधिगम की प्रक्रिया क्या है, सीखने में समय कितना लग रहा है, और सीखने की इच्छा कितनी है उसकी, और आपका सामाजिक वातावरण कैसा है, पाठ्यवस्तु की प्रकृति कैसी है, पाठ्यवस्तु का प्रारूप कैसा है, उसे उद्देश्यों का ज्ञान है कि नहीं, है ना। और हम जो उदाहरण देते हैं उसका प्रस्तुतिकरण कैसे किया जा रहा है, तो ये सब क्या है ना, ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो साथियों, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके अधिगम के, जैसे प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, कि क्रिया की प्रति की गई क्रिया प्रतिक्रिया कहलाती है। सहज क्रिया क्या होती है, यह साथियों जन्मजात होती है और यह मूल प्रवृत्ति पर आधारित होती है। एक शब्द है अनुक्रिया। साथियों, जो विषय वस्तु की प्रति हम जो क्रिया करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम अनुक्रिया। तो साथियों, हमने इस ऑडियो में जाना हमने अभी अधिगम के वक्र और उसके प्रकार, उसकी परिभाषाएं और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। इस ऑडियो में बस इतना ही। शेयर करना ना भूलें, बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं बाद में। नमस्कार।